हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर क्लास 10th का नया चैप्टर लेकर के आए हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आइए, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। क्लास 8 में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है इसके बारे में। रिसोर्सेज किसे कहेंगे? द थिंग्स विच सेटिस्फाइज आवर नीड्स, जो भी चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे हम रिसोर्सेज कहेंगे। चाहे जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं तो साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल क्या हो गया? आपका रिसोर्स हो गया। आप अपने क्लासरूम में कलम से लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तो कलम और कॉपी क्या हो गया? आपका रिसोर्स हो गया। एंड और इट इज़ टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अवेलेबल होने के लिए, मतलब ऐसा कोई रिसोर्स जिसका आप यूज करना चाहते हैं तो उसका यूज करने के लिए वैसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिएबल, कहने का मतलब आप आर्थिक रूप से उसको खरीद सके, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स जो बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, आप उसको आराम से खरीद सकते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेड, और नॉर्मल तरीके से पूरी सोसाइटी के द्वारा, पूरे समाज के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाए। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सामान हम यूज करें जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट ही ना करे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने एक साथ ही लिख दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ में पहला नंबर है बच्चों ऑरिजिन के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन क्या है? नंबर 1 है बायोटिक और नंबर 2 है एबायोटिक। बायोटिक क्या हो गया? लिविंग थिंग। एबायोटिक क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो बायोटिक में आपका आ जाएगा सन, मून, स्टार्स, ये सब लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। और एबायोटिक में आपका रॉक्स आ जाएंगे, मार्बल्स आ जाएंगे, ठीक है, स्टोन्स आ जाएंगे, ये एबायोटिक में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, दो तरह के बच्चों, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नाम में ये बच्चों देखिएगा, रिन्यूएबल, री मतलब क्या होता है बच्चों? दोबारा। न्यू मतलब नया। एबल मतलब क्षमता या शक्ति, मतलब जिसको आप दोबारा नया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोबारा नया कर सकते हैं, उसे आप क्या कहेंगे? रिन्यूएबल। और ये एग्जॉस्ट होता है, फिर भी आप उसको दोबारा नया कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, जिसको नन मतलब नहीं, जिसको आप नया नहीं कर सकते, जिसको आप न्यू नहीं बना सकते, उसको क्या कहेगा? क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन रिन्यूएबल कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में हम देखते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल किसे कहते हैं बच्चों? देखिएगा ध्यान से, ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी एक के द्वारा ही होता है। कहने का मतलब हमारा घर हो सकता है, हमारा स्कूल बैग है, या मेरी साइकिल है, तो ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, मतलब उसका इस्तेमाल मैं खुद ही कर सकता हूँ। कम्युनिटी रिसोर्स में क्या होता है कि एक से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गाँव का तालाब हो गया, शहर का पार्क हो गया, या ऐसी कोई चीज़ जो पब्लिक के लिए बनाई गई हो और सभी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा होता है बच्चों नेशनल, होता क्या है? इंटरनेशनल। नेशनल क्या है? जो देश का रिसोर्स हो। कहने का मतलब ये है बच्चों कि नेशनल रिसोर्स में वो सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारा देश इस्तेमाल कर सकता है, कोई और देश इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप कहोगे सर, अगर मान लीजिए कि समुद्र में ऐसा कुछ होता है तो समुद्र में नेशनल, मान लीजिए कि ये आपका, अगर ये इंडिया का मैप आप कंसीडर करिएगा, ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ तक का रिसोर्सेज आराम से अभी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका नेशनल रिसोर्स में ही आएगा, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल वाला क्या है कि थोड़ा सा आपका हद बढ़ जाता है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक। कहाँ तक बच्चों? 200 नॉटिकल माइल्स तक। ये आपका EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ये कहा गया है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आप कोई भी रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बाकी देशों से, यदि कोई देश हस्तक्षेप कर रहा है तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में मेनली आपको समुद्र से निकलने वाले मिनरल्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर क्या क्या है? पहला है बच्चों पोटेंशियल, जो आर फाउंड, जो पाए तो जाते हैं लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता है, मतलब वो है रिसोर्सेज लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चा? सन है और विंड एनर्जी है, सन और विंड एनर्जी। राजस्थान में डेजर्ट एरिया में क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो है लेकिन डेजर्ट एरियाज में हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये कहलाएगा पोटेंशियल, मतलब शक्ति तो है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा डेवलप्ड, इसका क्वालिटी और क्वांटिटी ये यूटिलाइजेशन पे ही निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करके बच्चों? यूटिलाइजेशन पर ही ये निर्भर करेगा, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब ये कितना इसका क्वालिटी, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी क्वांटिटी है, मतलब इसकी अच्छाई क्या है और ये कितनी मात्रा में है, ये तो हमें पता है यूटिलाइजेशन के लिए, उसे क्या कहेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे क्या है आपका कोल माइंस, क्या है बच्चों? कोल माइंस जो है
ये आपका हमें ये डिटरमाइंड है, ये पता है कि इसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, उसे हम कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। आप आगे देखते हैं बच्चों, स्टॉक। स्टॉक जो है, ह्यूमंस डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इट। हाँ, हम इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसका हम इस्तेमाल कर सके। जैसे H2O वाटर है बच्चों, तो वाटर से अगर आप चाहे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ऑक्सीजन की मात्रा क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम H2O से ऑक्सीजन हम वहाँ से निकाल सके, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। चौथा है बच्चों रिजर्व। रिजर्व में क्या है, देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम इनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम इनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे रिवर वाटर, रिवर वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास वैसा रिसोर्स नहीं कि हम इसका यूज कर पाए। तो ये था आपका रिसोर्सेज और उसका क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, द जुडिशियस वे ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज, मतलब हमें रिसोर्सेज का यूज करना है लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। इसके पिछले आपको अगर बुक में देखिएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो फ्यूचर को ध्यान में रखते होना चाहिए और रिसोर्सेज को खत्म न होने दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, मतलब ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस रह सके, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये सेफ रह सके। सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज बट डेफिसिट इन अदर्स। हाँ, कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पे रिसोर्सेज दम भर भर के हैं और कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे रिसोर्सेज डेफिसिट मात्रा में, मतलब बहुत ही कम मात्रा में हैं। सो वी नीड अ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, और इसीलिए हमें एक अच्छे रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं। अब स्टेप्स क्या है बच्चों, आपके NCERT बुक, ज्योग्राफी बुक के अनुसार आपका स्टेप्स क्या है रिसोर्स प्लानिंग का। तो पहला देखते हैं बच्चा, एकदम ध्यान से पढ़ना, ये तीनों रट लेना बच्चा, खा लेना, ठीक है। आपको ये एग्जाम में अगर आ गया तो आपको यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किस चीज का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जो रिसोर्सेज हमें मिला है ना, उसकी पहचान होनी चाहिए कि वो कैसा रिसोर्सेज है। पहचान करने के बाद उसकी खोजबीन होनी चाहिए कि क्या और रिसोर्सेज है क्या। एकदम अच्छे से हम समझा रहे हैं बच्चा। पहले हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे और उसका और खोजबीन करेंगे। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर अगर वो रिसोर्सेज हमें मिल गया है तो एक हम प्लानिंग बनाएंगे और उसके तहत हम उस रिसोर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। कहने का मतलब क्या है बेटा, सुनिए ध्यान से। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जो है उसको हम मैच करके देखेंगे कि क्या जो रिसोर्सेज हम निकालने जा रहे हैं वो रिसोर्सेज जरूरत पड़ेगा क्या उस रिसोर्स के इस्तेमाल करने से हमारा देश आगे जा सकता है क्या। अगर हमारे देश की तरक्की हो सकती है तो ही हम रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग के जो आपको एकदम रट लेना है हूबहू, ठीक है। आगे देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जितना भी प्रगति वाला चीज है, जितना भी उन्नति वाला चीज है, उन सभी के लिए रिसोर्सेज का यूज करना बहुत ही जरूरी है बेटा। आगे देखते हैं। irrational consumption and overutilization leads to socio-economic and environmental problems। मतलब irrational consumption मतलब जैसे तैसे अगर आपको खर्च करना है रिसोर्सेज को और जरूरत से ज्यादा उपयोग करना है तो इससे दिक्कत क्या होगा, इट लीड्स, क्या दिक्कत होगा, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। नहीं समझ में आया सर, फिर से सुनिएगा ध्यान से। मतलब अगर हम किसी रिसोर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे हमारे समाज और आर्थिक रूप से असर पड़ेगा, किस पर, एनवायरमेंटल पे असर पड़ेगा और उसके कारण एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। अब देखिए ये वाला, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, रियो डे जेनेरो जो है वो आपका अर्थ समिट हुआ था 1992 में और पहला अर्थ समिट था।
पहला फर्स्ट अर्थ समिट था, जो कहां हुआ था, ये आपका हुआ था ब्राजील में। कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। जून 1992 में बहुत सारे देश मिले थे रियो डे जेनेरो में, जो कि ब्राजील में है, और यहां मिल करके ये बोलते हैं क्या कि हमें अपने अर्थ को बचाना होगा, अर्थ पे आने वाली सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमें करना पड़ेगा, जिसके वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स टू से कि हमें क्या करना है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। तो सभी देशों ने यह कहा कि एक उपाय है, हम लोग एजेंडा 21 अडॉप्ट कर लेते हैं। एजेंडा 21 क्या था? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में था बच्चों। एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। यह एक डिक्लेरेशन था, किस चीज का? साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स। ये वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन किया गया एक डिक्लेरेशन था, जो 1992 में था। 1992 में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, यूएनसीईडी मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहां पे साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, और इसका क्या एम था? तो इसका मेन एम था टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रॉब्लम्स को। मतलब कॉम्बैट मतलब हमें लड़ना है किस चीज से? जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा है उससे हमें लड़ना है। तो ये था आपका चैप्टर का लेक्चर 1 बच्चों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये दोनों स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट थे। अब हम बढ़ेंगे थर्ड स्लाइड की तरफ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम लोग लैंड रिसोर्सेज। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत के पास लैंड बहुत सारा है और उसका रिलीफ अलग अलग है। यहाँ पे 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन एरिया है और 27% पेट्यू रीजन है। हम जो बिहार में रहते हैं तो बिहार जो आता है वो प्लेन लैंड में आता है। लैंड यूटिलाइजेशन, इट इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज। यह बहुत सारे पर्पसेज के लिए यूज किया जाता है। पहला है बच्चों फॉरेस्ट। फॉरेस्ट है जंगल, यानी हमारे यहाँ लैंड पे ढेर सारे जंगल भी है और जंगलों का हम लोग अच्छे से उपयोग करते हैं। दूसरा बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन एंड वेस्टलैंड कहने का मतलब क्या है बच्चों? बैरन एंड वेस्टलैंड मतलब वैसा जमीन जो अब काम का नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? इंडस्ट्रीज लगा देते हैं या फिर बिल्डिंग बना लेते हैं या रोड कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो उसका भी यूज हो गया लैंड का। तीसरा परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। या तो कोई ऐसा ज़मीन कर देते हैं जहाँ पे जानवरों को चरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है और वो लोग आराम से चर सकते हैं घासों को। फैलो लैंड, ये होता है वैसा ज़मीन जो बहुत दिन से छूटा हुआ है, जहाँ पे बहुत दिन से खेती नहीं हुई है, तो उसको हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। नेट सोन एरिया, इसमें दो होता है, एक होता है करेंट फैलो लैंड भी होता है, जिसे कुछ एक साल के लिए खेती करना बंद कर दो, फिर दोबारा उस पर खेती की जा सकती है। नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया, मतलब ऐसा खेत यानी ऐसा जगह जहाँ पे एक साल के अंदर एक बार से ज़्यादा बार खेती की जाए, उसे क्या कहेंगे? नेट सोन एरिया। तो ये 5 तरीके से हम लैंड यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के क्या काउज है, क्या कारण है? तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों का कटना। पेड़ कट रहे हैं तो क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेड हो रहा है। दूसरा है बच्चों ओवरग्रेजिंग, जरूरत से ज़्यादा अगर जानवर चढ़ जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? सॉइल अपनी फर्टिलिटी भी खो रहा है और लैंड अपना डिग्रेड हो रहा है। तीसरा आपका हो गया मिनरल प्रोसेसिंग, यानी हम मिनरल जब निकाल रहे हैं, इससे ही जुड़ा ये भी है, मिनरल जब हम निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं या क्वेरिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो मिनरल्स को हम लोग निकाल करके हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन उसके चक्कर में हम लोग लैंड को डिग्रेड कर दे रहे हैं। चौथा प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग। अगर वाटर लॉग, मान लीजिए कोई ऐसा ज़मीन है जहाँ पे पानी खूब दिन से जमा है, बहुत पानी जमा हुआ है, तो वो क्या होता है? धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी भी खत्म होने लगती है और धीरे धीरे वो लैंड भी क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है। तो ये था बच्चों लैंड डिग्रेडेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे सॉइल के बारे में, ठीक है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। फॉर्मेशन क्या था सॉइल का? तो इसका रिलीफ, मतलब रिलीफ हमारे यहाँ रिलीफ अलग अलग है, माउंटेन है, प्लेट्यू भी है और नॉर्दर्न प्लेन भी है। पेरेंट रॉक, किस प्रकार के रॉक से ये बना हुआ है सॉइल, मतलब रॉक पे निर्भर करता है। हम लोग रॉक भी पढ़े थे, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी। फिर था क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट करता है उस अनुसार भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कैसा ह्यूमिड क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, बहुत ही कूल क्लाइमेट है, कैसा है।
वेजिटेशन, यहाँ पे कौन कौन से पौधे उत्पन्न होते हैं ये भी सॉइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों अलग अलग सॉइल पे अलग अलग पौधे उत्पन्न होते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। एंड टाइम अफेक्ट, हाँ टाइम भी अफेक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन को, मतलब समय भी अफेक्ट करता है कि कोई मिट्टी कितनी पुरानी है। आगे बच्चों, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, और भी कुछ कारण है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जैसे टेम्परेचर में चेंज आ जाना, या फिर रनिंग वाटर के एक्शन से, मतलब रनिंग वाटर के एक्शन से जब कभी बाढ़ आती है बच्चों तो क्या होता है, वहाँ की सारी मिट्टी बह करके कहीं और चली जाती है, ठीक है। तो जब मिट्टी का कटाव हो रहा है तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं जाकर के तो सबसाइड करेगी, जहाँ पे वो सबसाइड करेगी वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल जो आपसे पूछेगा। मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया है, जब आप इसको मेन पॉइंट के थ्रू याद रखें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। जब भी आप आंसर लिखें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। आपको सेंटेंस बनाने आना चाहिए, तब जा करके आप आंसर राइटिंग कंप्लीट करोगे। यदि आप मोटे मोटे क्वेश्चंस लेके बैठ जाओगे, लंबे लंबे क्वेश्चंस कि आपको याद करने, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको इस तरह से क्लू बना करके याद करना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एलुवियल सॉइल वेरी फर्टाइल, तो आप क्या बना सकते हैं सर, इट इज वेरी फर्टाइल इन नेचर, आप ऐसा बना सकते हैं। आगे, वाइडली स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पूरी तरह से फैला हुआ है। इसके दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है भांगर, एक होता है खादर और एक होता है भांगर। अब ये दो टाइप्स जो होते हैं, ये होता है न्यू एलुवियल सॉइल, ये क्या होता है बच्चों, न्यू एलुवियल सॉइल, और ये क्या होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। मैंने क्लास में बताया है, नए बच्चे और पुराने बच्चे, नए बच्चे जो होते हैं उसको बेंच पे आए की तरफ बिठाया जाता है, और नए बच्चे काफ़ी सुधरे हुए होते हैं और काफ़ी फाइन होते हैं, तो वही ये क्या, ये नया बच्चा है, ये क्या हो जाएगा, ये फाइन पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स होने के साथ साथ ये जो होता है, बोले ना नया बच्चा है क्लास में तो सबसे आगे बैठेगा, तो ये क्या रहेगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मतलब रिवर के किनारे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो तीन लाइन आपको ऐसे ही याद हो गया। ये है पुराने बच्चे, तो पुराने बच्चे क्या होते हैं, ये उतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब खराब होते हैं। इसका मतलब इसका पार्टिकल क्या होगा, नॉट फाइन, इसका मतलब इसमें कंकड़ होंगे और नोड्यूल्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। पुराने बच्चे हैं बच्चों, तो ये नदी के किनारे नहीं मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, ये बीच में मिलेंगे, ये रिवर के बीच में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बच्चों, रिवर के बीच में। तो आप ऐसे भी थ्योरी याद कर सकते हैं, मैंने क्लास में बता रखा है कि नए बच्चे और पुराने बच्चों के साथ जोड़ करके इसको याद करिएगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये नए बच्चे हैं, फाइन पार्टिकल्स वाले होंगे, बैंक ऑफ रिवर फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे। बांगर ओल्ड बच्चे होंगे, अच्छे पार्टिकल्स नहीं होंगे, खाली कंकर और नोड्यूल्स निकलेंगे, और ये रिवर के बीच में होंगे। तो ये तो डिफरेंस आपको ऐसे याद हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। डिपोजिटेड बाय हिमालयन रिवर, ये हो गया इंदस, क्या हो गया, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीन रिवर से मिल करके जो ये सॉइल लेकर के आता है ना बच्चों, ये हिमालयन रिवर है, और जो ये मिट्टी लेकर के आती है वो क्या होता है, हमारा एलुवियल सॉइल ही होता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे आप 5 मार्क्स में भी अगर आ जाता है, 5 मार्क्स में भी अगर पूछता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे, ब्लैक सॉइल, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, फाउंड इन बसाल्ट, बसाल्ट रीजन, बसाल्ट कहने का मतलब डेक्कन वाले क्षेत्र में। मैंने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा रखा है, याद होगा ना आपको। यहाँ पे तो जगह नहीं है वरना मैं बना देता, आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। ये जो होता है ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू था, ये वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है बच्चों। डेक्कन प्लेट्यू नीचे वाला भाग था, याद है आपको, ये वाला डेक्कन प्लेट्यू था, ये सेंट्रल हाईलैंड था, और ये था आपका मालवा प्लेट्यू। आपको यहाँ तक याद होगा, क्लास 9th में मैंने पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा बनाया है मैंने, आप जूम करके वहाँ देख सकते हो। आगे, ये था आपका डेक्कन प्लेट्यू। आगे देखते हैं, फिर आपका है, हाँ, मेड अप ऑफ एक्सट्रीम फाइन मटेरियल, इसमें काफ़ी फाइन मटेरियल होता है और इसका क्लेई नेचर होता है। कैसा नेचर होता है बच्चा, क्लेई इन टेक्सचर, मतलब इसका मटेरियल जो होता है काफ़ी क्लेई होता है, चिपचिपा मिट्टी जैसा होता है। इट सपोर्ट्स कॉटन, ये किसको सपोर्ट करता है बच्चों, कॉटन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको साउथ में रीगर सॉइल कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इसको बहुत बच्चे लोग रीगर भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में रेगुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल कहते हैं, यानी रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो अगर आपको रेगुर पूछ दे तो आप ब्लैक सॉइल याद रखो। और ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 नंबर में पूछ देगा कॉटन सॉइल। क्या पूछ देगा, कॉटन सॉइल।
तो आप कहिएगा सर कॉटन सॉइल तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। किसको कॉटन सॉइल कहते हैं? ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं और रेगुर सॉइल भी कहते हैं। तो ये आप तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा। रेगुर सॉइल साउथ में से रेगुर सॉइल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछता है उतना। रेड एंड येलो क्या होता है? ये रेडिश कलर हो जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन के डिफ्यूजन से, जो क्रिस्टलाइन रॉक है उसमें जब आयरन का डिफ्यूजन होता है बच्चों, तब ये रेडिश कलर डेवलप करता है। इट सपोर्ट्स फ्यू क्रॉप, कुछ ही क्रॉप्स को ये सपोर्ट करता है, मतलब इसमें ज्यादा क्रॉप्स होते नहीं है। आप मैप में देख सकते हो, आपकी बुक में होगा। लुक येलो, ये येलो हो जाता है, कब येलो होगा? जब हाइड्रेटेड, जब ये सूख जाएगा, जब इसमें से नमी निकल जाएगी बेटा, तो जब नमी निकलने के बाद क्या हो जाएगा? ये आपका येलो हो जाएगा, यानी पीला पड़ जाएगा। ये ओडिशा में है और छत्तीसगढ़ के इलाकों में पाया जाता है। आप कहिएगा सर आपने सब में लोकेशन नहीं लिखवाया, तो मैं बता दूं आप लोगों को, आपको मैंने मैप वर्क करा रखा है। मैप वर्क में काफी अच्छे से आप लोगों ने किया है, आपके पास बुक भी होगा, आप मैप में देख सकते हैं। लेटराइट सॉइल इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, जहां पे हाई टेम्परेचर रहेगा ना बच्चों, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, वहां पे लेटराइट सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है। इसका ह्यूमस कंटेंट काफी लो रहेगा, मतलब इसमें ह्यूमस की मात्रा काफी कम रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ये TN जगह कम था इसलिए ऐसा लिख दिया बेटा, लेकिन आप लोग ऐसा मत लिखिएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ये लेटराइट सॉइल होते हैं। कैश्यू नट के ग्रो के लिए, काजू के ग्रो के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है। किसके ग्रो के लिए? काजू के फेमस, काजू के ग्रो के लिए। आगे एरिड सॉइल, राजस्थान के इलाकों में, और कहां पे इसका हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात हो जाएगा। आगे रेड टू ब्राउन, इसका रेंज कलर का क्या? इसके कलर का रेंज है लाल से भूरा। ये सैंडी नेचर का है, ये सलाइन नेचर का है। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि आपको ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। आप सैंडी प्लस सलाइन याद करोगे, अच्छा एक लाइन ऐसे ही तैयार हो गया, ठीक है, आप ऐसे याद करो। लोअर हॉरिजॉन हैज कंकर, इसका जो सबसे निचला परत में होता है वहां पे कंकर मिल जाते हैं इस सॉइल में। कंटेन्स कैल्शियम, और इस जो लोअर हॉरिजॉन है ना, लोअर हॉरिजॉन, इसमें कैल्शियम कंटेंट रहता है। ये राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में होता है। क्या हम लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं बच्चा, पार्ट्स ऑफ गुजरात। अब वो नीचे लिखने में नहीं बनता इसलिए ऐसा लिखा जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल ये हिली रीजन में होगा, माउंटेनियस रीजन में होगा। नेचर कैसा होगा बेटा? इसका एसिडिक नेचर होगा। ह्यूमस कंटेंट काफी लो होगा। ह्यूमस कंटेंट क्या होगा? काफी लो होगा, लो ह्यूमस कंटेंट होगा। और ये स्नो कवर्ड रीजन रहता है, मतलब यहाँ पे बर्फ बहुत जमी हुई रहती है। और फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो है ये ऊपरी हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब हिस्सों में पाया जाता है। तो ये वाला स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ये यहां से आपका 5 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। तो आप इसका 720 या 1080p पे कर करके आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आखिर क्या क्या तरीके हैं जिससे सॉइल आपका कंजर्व होता है। पहला है काउंटर प्लगिंग, मतलब खेती आपको करनी है लेकिन मिट्टी को बचाते हुए करना है। कहने का मतलब इस खेती में क्या होता है, इन सभी खेती में क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो कटती बहुत कम है। कहने का मतलब है सॉइल जो है वो कंजर्व रह जाता है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड, बहुत नॉइज हो जाता है कभी कभी, 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं। काउंटर प्लगिंग में था कि हम लोग खेती इस प्रकार से करें कि हमें अपने खेतों को भी संभाल कर रखना है और मिट्टी को भी कटने नहीं देना है। दूसरा है आपका टेरेस फार्मिंग। इसका मतलब सीढ़ी नुमा खेत, मतलब आप देखे होंगे असम में जो चाय की खेती होती है वो इसी प्रकार होती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, एफॉरेस्टेशन, ये जो कुछ 5 मेथड्स मैंने लिख रखे हैं, ये मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के, जिसके तहत आप इजीली आप इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप चुपचाप NCERT बुक निकालिए और उसमें अच्छे से इन सभी के बारे में पढ़िए कि इसके बारे में क्या कहा गया है बच्चों। और ये आपका सॉइल कंजर्वेशन का क्या है, मेथड्स है। अब हम आगे देखते हैं कि आपको साइड में कुछ देर में दिखना शुरू हो जाएगा कि आखिर सॉइल इरोजन क्या होता है। सुनिए ध्यान से। एक आपका एक और टॉपिक है सॉइल इरोजन। क्या है बच्चों? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहने का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव। क्या होता है उसमें? मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन में फिर हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
सॉइल में रीजन फॉर सॉइल इरोजन, रीजन फॉर क्या है, सॉइल इरोजन। हाँ, तो अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर, विंड और एयर, एनीथिंग इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में क्या होता है, एक पूरा पूरा शीट ऊपर से हट जाता है, आपको साइड में दिख रहा होगा। देखिए, आइए देखते हैं रीजन फॉर सॉइल इरोजन। रीजंस क्या क्या है देखिएगा। रीजन पहला है ह्यूमन एक्टिविटी और फिर है नेचुरल फोर्सेज। ह्यूमन एक्टिविटी में क्या है, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ओवरग्रेजिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटी करेंगे और ओवर इरिगेशन करेंगे, या फिर डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग करेंगे। तो ये सारे मेथड से आपका सॉइल इरोड होता है। तो ये था ह्यूमन एक्टिविटीज जो आपको 5 सामने दिख रहे होंगे। फिर है नेचुरल फोर्सेज। नेचुरल फोर्सेज में क्या होता है बच्चों, ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर और वाटर, विंड या ग्लेशियर की पिघलने की वजह से जो सॉइल इरोड होता है उसको हमें रोकना है। लेकिन रोक कैसे सकते हैं, वो हम ह्यूमन एक्टिविटी से रोक सकते हैं। मानते हैं कि नेचुरल चीजें हैं, लेकिन अगर हम अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभाएंगे नेचर को लेकर के, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ गलीज बाय वाटर पासिंग थ्रू क्लेई सॉइल। कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी, पानी बहते बहते अपना क्या एक रास्ता बना लेती है, तो वो एक गली टाइप बना लेगी, मतलब एक संकीर्ण रास्ता बना लेगी, नहीं तो कभी कभी वो नाला का भी रूप ले लेती है। सीट इरोजन, ये होता है, वाटर जो होता है वो मतलब पानी आएगा और पूरा ऊपर का ऊपर एक शीट हटा देगा, एक लेयर हटा देगा। अगर एक लेयर पूरी तरह से हट जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपका कहलाएगा सीट इरोजन। फिर है विंड इरोजन ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ लूज सॉइल बाय विंड। जब बहुत तेज हवा चलती है तो भी मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी उड़ करके यहाँ से वहाँ चली जाती है। तो बच्चों, आई नो ये चैप्टर लंबा था, लेकिन यू ऑल्सो नो दैट कि यह चैप्टर बहुत बड़ा है और इस बड़े से चैप्टर को मैंने काफ़ी छोटे में काफ़ी शॉर्ट बताने की कोशिश की है। अगर मैं धीरे धीरे करता तो शायद हो सकता था कि आपको कुछ टॉपिक छूट जाते। मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है बच्चों, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाकर ही रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।